सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान में पानी पर सियासत की एक तल्ख तारीख है, जिसकी वजह से कई आबी मंसूबे तनाज़ात का शिकार हो गए हैं। नतीजा ये कि आज मुल्क की ज़रूरी मईशत को बरकरार रखने के लिए पानी की किल्लत का सामना है। क्लाइमेट चेंज जैसे चैलेंजेस से फूड सिक्योरिटी खतरे में है, जिसके लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव मंसूबे का आगाज भी इसी बुनियाद पर किया गया था, बट अनफॉर्चुनेटली इस लाइफ लाइन मंसूबे पर भी मनफी सियासत का आगाज हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ सदर पाकिस्तान ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में दरियाए सिंध पर मुबैना तौर पर बनाई जाने वाली नहरों का जिक्र किया और ये मनसूबा ख़त्म करने की तजवीज़ दी। हालांकि दरियाए सिंध पर नहरें निकालने का कोई प्लान एग्जिस्ट ही नहीं करता। मजीद ये कि ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 6 नहीं बल्कि 1 नहर निकाली जा रही है, जिसके लिए पंजाब के हिस्से का पानी इस्तेमाल होगा। लेकिन इस हकीकत को नज़रअंदाज करके ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के बारे में बहुत सी मुख्तलिफ मालूमात पेश की जा रही हैं। हकीकत क्या है, इसी पर बात करने के लिए हमने दावत की है। हमारे साथ मौजूद हैं खालिद खोकर साहब, सदर हैं किसान इत्तेहाद के, और मुजफ्फर हयात साहब CEO हैं नेक्स्ट एग्रो। आई विल स्टार्ट विद यू मुजफ्फर साहब, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि इस प्रोजेक्ट के बारे में अब बहुत सारी बात हो रही है, प्रोपेगेंडा भी हो रहा है, क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, तारीफ भी हो रही है, कुछ लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, कुछ तनकीद कर रहे हैं। रियलिटी क्या है इस प्रोजेक्ट के को आप हाउ डू यू सी? देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर हम इस एक कनाल की बात कर रहे हैं तो महफूज शहीद कनाल हेड सलमानकी से लेके फोर्ट अब्बास तक 172 किलोमीटर तवील कनाल बनाई जा रही है और इसके साथ आप 1.2 मिलियन एकड़ रकबा सैराब करने जा रहे हैं। आप ये समझें कि 1.2 मिलियन एकड़ ये वो वाला रकबा है, ये वो वाली काबिल काश्त जगह को काबिल काश्त बना रहे हैं जो कि पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस से आज तक कभी काश्त नहीं की गई। तो इस मुल्क के अंदर और हमारे पास क्या सिर्फ पूरी दुनिया में फूड स्कार्सिटी, फूड का एक इशू चल रहा है। तो उसको कवर करने के लिए, उस चीजों पे ओवरकम करने के लिए हमारे लिए ये इंतहाई जरूरी है। आप ये समझ लें कि आज भी, पिछले साल आपने $2 अरब की गंदम इंपोर्ट की है और आज भी कुछ बातें हो रही हैं कि दोबारा से गंदम को इंपोर्ट किया जाए। अब आप गंदम को इंपोर्ट करेंगे और मुल्की पैदावारी सलाहियत को नहीं बढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स एक तो लोकल किसान भी परेशान होगा कि उसकी प्रोडक्ट पड़ी हुई है और आप गंदम इंपोर्ट भी कर रहे हैं, प्राइस मैकेनिज्म भी सही से तय नहीं हो पाता। तो उससे बेहतर नहीं कि हम अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ाएं और खाली गंदम नहीं, इस इलाके में कॉटन होती है, कॉटन को एक्सपोर्ट करें, फॉरेन एक्सचेंज कमाएं और साथ साथ उसी इलाके में खुशहाली भी आएगी। और ये जितने लोग हमारे रूरल एरिया से अर्बन एरिया में मूव होते हैं वो माइग्रेशन कम होगी। देयर आर सो मेनी मल्टी फैक्टर्स जो इस कैनाल से, जिसके आपको बेहतरीन फवायद हासिल होंगे और मैं समझता हूँ कि उनको फवायद हासिल करने के लिए हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। और बड़ी अनफॉर्चुनेट एक बात है, अगर आप सोचें कालाबाग डैम आज तक हमने नहीं बनाया और इसी इश्यूज की वजह से कभी कोई भाई हमारा नाराज होता है, कोई सूबा नाराज होता है, सब सूबे भाई हैं। अगर ये पाकिस्तान है तो ये सूबे हैं। कभी कोई सूबा नाराज होता है और उसकी वजह से कालाबाग डैम ना बन पाया, जिसकी वजह से लाखों एकड़ अराजी हमारी सैराब ना हो सकी। और खाली ये नहीं, हमारी एनर्जी की जरूरियात, हमारी बिजली की जरूरियात पूरी नहीं हुई और उसकी वजह से हमने IPPs में गए और IPPs के बाद आप सब ने देखा कि बिजली की प्राइसेस कहाँ पे गई, गर्दशी कर्जा और कितनी चीजें आई। ये तो बाय प्रोडक्ट्स हैं जो एक चीज ना होने की वजह से, कालाबाग डैम ना होने की वजह से हुआ। आज अगर हम एक 1.2 मिलियन एकड़ रकबा सैराब करने जा रहे हैं इस कैनाल से, तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी और ये फ्यूचर में आने वाली हमें जितनी फूड की डिमांड है उसको पूरा करने में मदद देगी। जरा मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपकी, जिस तरह आपने बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया कि ये बाय प्रोडक्ट्स हैं सारी चीज़ें, अगर हम अपना 1.2 मिलियन एकड़ इससे जो है वो डेवलप करते हैं या उसको सैराब करते हैं, तो जो चीज़ें बाद में चाहे वो चीनी हो, चाहे वो वीट हो,
फूड आइटम्स जो हम स्पेसिफिकली बात कर लें, उसके लिए ज़्यादा फॉरेन रिजर्व्स हमारे जा रहे हैं, उसके लिए हम एक इम्बैलेंस सा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं उनको इफेक्ट होता है। कभी आपको चीनी इंपोर्ट करनी पड़ती है, कभी आपकी स्मगल हो जाती है, कभी गंदम इंपोर्ट करनी पड़ती है, कभी ज़्यादा होती है। तो ये बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं। कोई असेसमेंट भी इस पर बनाई गई है कि सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट के बनने के बाद हम कितने बिलियन डॉलर्स जो है, जो हमारी गवर्नेंस रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिसमें मिस्टेक्स होती हैं, उनको एड्रेस कर सकेंगे? यानी बड़ा अच्छा आपने इसका हवाला दिया है कि ये सिर्फ एक ज़रूरी ज़मीन का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान के ओवरऑल जो इकोसिस्टम है इकोनॉमी का, उससे भी जुड़ी हुई है। देखिए, इसमें तो मैं सिर्फ एक एस्टिमेट ये बता सकता हूं कि आपने पिछले साल 2 अरब डॉलर की गंदम इंपोर्ट की है और इस साल फिर से बातें हो रही हैं कि शायद 1 अरब डॉलर की गंदम इंपोर्ट करनी पड़े और गंदम कम हुई है। अगर आप एटलीस्ट वो इलाके पूरे पाकिस्तान के जो गैर आबाद हैं, जो बंजर हैं, उनको आबाद कर लें तो आप सिर्फ गंदम इंपोर्ट करने की सिर्फ आपकी जान नहीं छूट जाएगी, बल्कि आप गंदम एक्सपोर्टिंग कंट्री होंगे। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको इंडिया में देता हूं। इंदिरा कनाल को 672 किलोमीटर की कनाल है और उन्होंने 3.2 मिलियन, जी एग्जैक्टली हमारे साथ एरिया चोलिस्तान में, और उन्होंने 3.2 मिलियन एकड़ रकबे को सैराब किया और वहां पे कॉटन क्या और हर प्रोडक्ट ले रहे हैं। आज पाकिस्तान मशहूर था पूरी दुनिया में बेस्ट कॉटन की वजह से, और हमने टेक्सटाइल इसी बेस पे ग्रो की कि हमारे पास बेस्ट कॉटन होती है। आज हम कॉटन इंपोर्ट करते हैं। इससे बड़ा अलमिया क्या है? आज हमें कॉटन एक्सपोर्टिंग कंट्री होना चाहिए था। और खाली यही नहीं, इस इलाके में अगर आप कॉटन प्रोड्यूस करेंगे, अगर आप इसका एस्टिमेट मांगे तो मैं कॉटन को इस तरह नहीं देखता कि आपने कॉटन एक्सपोर्ट कर दी। आप कॉटन की वैल्यू एडिशन करें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आपकी एक्सपोर्ट होगी। आज 70, 75, 80 साल के बाद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट टेक्सटाइल की 17-18 अरब डॉलर से बढ़ नहीं पाई है। तो अगर आप अपनी कॉटन को यहाँ ग्रो कर लेंगे और उसी कॉटन को प्रोसेस करके हाई एंड कपड़ा एक्सपोर्ट करेंगे तो आपके एक्सपोर्ट्स भी एटलीस्ट 20-30% बढ़ जाएंगी। और ये एक स्टार्ट है। अगर आप एस्टिमेट दोबारा से कहूंगा पूछते हैं तो ये एक रकबे की, ये एक 1.2 मिलियन एकड़ की बात नहीं है। ये आपके शायद एटलीस्ट 10 मिलियन एकड़ या 40 मिलियन एकड़ पूरे मुल्क में जहां जहां जगह है सबको आबाद करना चाहिए। और वैसे भी अगर किसी भाई को एतराज है तो फ्यूचर में मोहम्मद डैम से आपका पानी आ रहा है, भाषा डैम से पानी आ रहा है 2027 और 2028 में। जब तक ये कनाल पूरी होगी तब तक आपको भाषा डैम और बाकियों से पानी आ जाएगा। राइट। ओके, मैं जरा क्योंकि इस टॉपिक को थोड़ा सा और एक्सपेंड करना चाह रहा हूं, मैं जरा खोखर साहब की तरफ जाऊंगा। जरा खोखर, फिर मैं इस पर आपसे मजीद जरा बात करूंगा। खोखर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप ये जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, ये किस तरह इसमें वैल्यू ऐड करेगी? ये जो प्रोजेक्ट है महफूज कैनाल वाला, ये कैसे वैल्यू ऐड करेगा एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर? आपकी इस पर क्या अंडरस्टैंडिंग? देखिए ना, पहले भाई साहब ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं कि हमारा इस वक्त ना जो नंबर 1 इशू है फूड सिक्योरिटी है, और हमारा नहीं पूरी दुनिया का नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी चली गई, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे आ गई है जी। अब इस वक्त अब आप सूरत हाल ये देखें कि हम हर साल आबादी के लिहाज से एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर जितनी आबादी ऐड कर रहे हैं, यानी कि 50 से 60 लाख आबादी ऐड हो रही है, लेकिन उस हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं है जितनी हमारी होनी, जितनी हमारी जरूरत है। अब उस जरूरत को पूरा करने के लिए कुदरत ने हमें तमाम वसाइल से नवाजा है, तमाम वसाइल से, यानी कि आप कराची से लेके पेशावर तक मैदानी इलाका हमारे पास चोलिस्तान हमारे पास, रेगिस्तान हमारे पास, रोही हमारे पास, जंगलात हमारे पास, समंदर हमारे पास, दरिया हमारे पास, और चारों मौसम हमारे पास। एक नहीं थी तो एक विल नहीं थी। आज अगर उस विल के तहत काम हो रहा है कि हम फूड सिक्योरिटी में सेल्फ सफिशिएंट हों, तो चंद लोग जो अभाम फैलाते हैं, जिस तरह कालाबाग डैम में किया गया था, अभी इस महफूज शहीद कैनाल के लिए भी किया जा रहा है। अब महफूज शहीद कैनाल का काम क्या है जी? काम यह है कि आपका गैर आबाद रकबा जो पंजाब में है, चोलिस्तान का, वो तकरीबन 1.2-1.3 मिलियन जो एकड़ है, उसको आबाद करने के लिए पानी के बगैर वो आबाद नहीं हो सकती। फिर ये पानी जो लिया जा रहा है 176 किलोमीटर की कैनाल पे, ये टोटल पाकिस्तान पंजाब का पानी है, ना कि सिंध दरिया सिंध से तो पानी नहीं लिया जा रहा। मैं एक पंजाब का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तानी हूँ।
हमने तो अपने सिंध के भाइयों को, बहुत बड़ी पंजाब के काश्तकारों ने कुर्बानी दी कि आप 91 का अकॉर्ड देख लें, उसके तहत यह है कि हमारा जो पानी है पर एकड़ जो हमें मिल रहा है 2.4 हमारा क्यूसेक है पर 1000 एकड़, ये है सलाना नहरों पे, और 3.5 क्यूसेक पर 1000 एकड़ शिशमाई नहरों पे। इसके बदले हमने सिंध वालों को कितना दिया, 12, 13, 14, 15 क्यूसेक पर 1000 एकड़ तक पानी उनके पास है। हमने कई 100 गुना उनको पानी ज्यादा दिया, सिर्फ इसलिए अपने हिस्से का पानी दिया, इसलिए कि जी उनका नीचे वाला पानी कड़वा है। तो हमें अफसोस है इस बात के कि हमारे सिंधी भाई जो हैं हमारे, वो भी पाकिस्तानी भाई हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं, वो बजाय इसके कि पाकिस्तानी पंजाब के काश्तकार के मशकूर हों, वो हर दफ़ा हर गर्मियों में शोर उठाते हैं जी कि पानी हमें कम मिला है। ये हालांकि कभी भी ऐसे नहीं हुआ, उनको हमेशा हिस्से से कहीं ज़्यादा पानी मिला है और हमने अपने हिस्से का पानी उनको दिया है। चाहिए तो ये था कि वो हमारी पंपिंग कास्ट पे करते, जो हम पानी ज़मीन से पंप कर रहे हैं उसकी कास्ट वो पे करते, बिजली का बिल अदा करते या डीजल का बिल अदा करते, लेकिन हमने वो भी नहीं लिया, ना वफाकी हुकूमत से ना उनसे। हम खुद पे कर रहे हैं। आज हम 10 से तकरीबन $12 बिलियन की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो ये मुल्क कैसे चलेगा जब कुदरत ने हमें वो वसाइल दिए हैं। हमारे पास तकरीबन जो इजीली हम आबाद कर सकते हैं वो 15 मिलियन एकड़ है। हम टोटल 27 मिलियन एकड़ तक हम आबाद कर सकते हैं। अगर हम उसको आबाद कर लें ऐसा आबाद, तो हम तो 5-6 साल में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे। यानी कि हमें किसी किस्म की बाहर से जो $12 बिलियन की इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंपोर्ट नहीं होगी, बल्कि हम अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकेंगे। दूसरा यह है कि आप ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम को अगर मुकम्मल लें तो कमाल का प्रोग्राम है, बड़ा ज़बरदस्त है। आम छोटे फार्मर को उसका बड़ा फ़ायदा है कि एक छोटा काश्तकार जो घर बैठा या बड़ा काश्तकार जो घर से अपनी ज़मीन से दूर बैठा है, वो जाए उसकी लिम्स की वेबसाइट पे जाके देख सकता है कि उसकी अपनी ज़मीन का तज्जिया घर बैठे मोबाइल पे कर सकता है कि उसमें नमी क्या है, उसकी पीएच वैल्यू क्या है, उस पर पेस्ट काउंटिंग कर सकता है। और दूसरा सीजन की फोरकास्ट, मौसम की फोरकास्ट कर सकता है कि आगे आने वाला मौसम क्या है। अपनी बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कर सकता है, अपनी बचत कर सकता है, ताकि जब उसको पता होगा कि ये नमी है, पानी कब लगना है, पीएच वैल्यू क्या है, किस चीज़ की, नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, पोटाश की कमी है, जब वो ज़रूरत के मुताबिक बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करेगा उसकी पैदावार भी बढ़ेगी। देखिए हमने सबक नहीं सीखा सर। आज से 2 साल पहले हमने 24 खवातीन को आटे की लाइनों में शहीद करवाया। अगर आज उसका तदारुक किया जा रहा है, अगर आज उस इशू को एड्रेस किया जा रहा है कि हम फूड सिक्योरिटी में सेल्फ सफिशिएंट हों और गंदम उगाएं, कपास उगाएं, आज हम $3 बिलियन की बाहर से कपास इंपोर्ट करते हैं। दूसरा यह है कि आप ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम में देखें, जो वहां पे एग्री माल का कंसेप्ट आया है, जो मैंने तो बना हुआ जाके देखा है, मैं गया हूँ वहां पे जी, मैं 2-3 विजिट कर चुका हूँ। मैंने चुलिस्तान को पहले भी देखा था, अब भी देखा। जो इलाका अब इन्होंने नया आबाद किया है वो चुलिस्तान मुझे अब नखलिस्तान लग रहा था। एग्री माल का कंसेप्ट ये है कि एक छत के नीचे आपको बीज भी मिलेगा, खाद भी मिलेगा, आपको पेस्टिसाइड भी मिलेगी, ताकि आपको रेंट पे मशीनरी भी मिलेगी और बैंक से कर्जा भी वहीं मिलेगा, डीजल पेट्रोल भी वहीं से मिलेगा। काश्तकार को अगर हर चीज एक छत के नीचे मिल जाए और एक नंबर मिले और कंट्रोल रेट पे मिले, आम काश्तकार का इससे ज्यादा और क्या फायदा हो सकता है। देखें अब कोशिश हो रही है कि हम मार्केटिंग मैकेनिज्म को बेहतर करें, पर एकड़ पैदावार बढ़ाएं। फिर जो वहां पे एक मॉडल फार्मिंग हो रही है इस वक्त, जैसे हमारे खानेवाल पीरोवाल में उन्होंने उसी ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत शुरू है, उस प्रोग्राम को मैं देख के मैं ये समझता हूँ जो वो फार्मिंग काश्तकारी जदीद टेक्नोलॉजी के तहत काश्तकारी हो रही है, वो पाकिस्तान में आपके सामने एक डाइवो बस आई थी, उसके आने सारी बसें ठीक हो गई थी। अब खानेवाल पीरोवाल में जो काश्तकारी हो रही है उसको देख के बाकी काश्तकार जाके उसको देख रहे हैं। बल्कि ये जो आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी, अब ये जो डाइवो बसेस हैं वही ग्रुप जो है वो ईवी ले आया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ले आया है। वो एक और रेवोल्यूशन है कि मतलब अब जो कंजम्पशन ज़ाहिर है जिस तरह होती है फ्यूल की, अब वो भी ईवी पे चले गए डाइवो भी, और वो लेकर आ गए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बसेस, और वो उस मॉडल के ऊपर अब काम करें। तो टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस को तो आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी जो है ह्यूमन रिप्लेसमेंट बनती जा रही है। इंसानों की जहां जरूरत पड़ती थी वहां पर अब टेक्नोलॉजी काम कर रही है। तो ये तो इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। जी आप कंटिन्यू कर लें खोकर साहब। मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक बात और करना चाहूंगा कि जो ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे अहम समझता हूं जी, देखिए जी, आज पानी का प्रॉब्लम क्यों, हम फ्लड इरिगेशन करते हैं, हम स्मार्ट इरिगेशन की तरफ नहीं गए। अब ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत हम स्मार्ट इरिगेशन की तरफ जा रहे हैं। अगर आप जाके चुलिस्तान में भी जाके देखें तो आपको पिवट सिस्टम लगा हुआ नजर आ रहा है, आपको ग्रीन वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन वहाँ पे है। आप पीरोवाल और खानेवाल में जाके देखें
अब काश्तकार जब उसको देख के वो अपनाएगा तो क्या होगा, आप 80% पानी की बचत कर सकते हैं। और यही एक तरीका है कि दुनिया में अब फ्लड इरिगेशन नहीं की जा रही, स्मार्ट इरिगेशन के जरिए काम हो रहा है। हमें जदीद टेक्नोलॉजी लाना होगा। फिर एक इससे भी और काम हो चुका है जो आम फार्मर्स को, आम लोगों को पता ही नहीं है। ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत एक बाकायदा नेशनल रेगुलेटरी सीड अथॉरिटी कायम कर दी गई है। हमारे यहाँ सीड सिस्टम ही ठीक नहीं था, अब सीड सिस्टम को ठीक किया जा रहा है। हमारे यहाँ तो कंसेप्ट ही नहीं था जी बेसिक, प्री बेसिक और सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल करने का। अब जब हम बेसिक, प्री बेसिक और सर्टिफाइड सीड इस्तेमाल करेंगे, खुद ब खुद हमारी पैदावार बढ़ेगी, हम बेहतर सीड लेके आएंगे, बेहतर टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, जदीद जो सीड टेक्नोलॉजी है वो लेके आएंगे, जदीद मशीनरी अब आना शुरू हो गई है, पिवट सिस्टम आ रहा है, स्मार्ट इरिगेशन के तहत बाकी सारा काम हो रहा है। तो हमारी पर एकड़ पैदावार बढ़ी होगी, पानी का इस्तेमाल कम होगा और हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे। अगर हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की प्रोड्यूस बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर हम 5 सालों में ये इंपोर्ट ही खत्म कर दें तो कितनी बड़ी हम अपने मुल्क की खिदमत करेंगे। ये उसी वक्त मुमकिन है जब हम गैर आबाद रकबों को आबाद करेंगे। मैं आपको बताता चलूं कि पिछले साल हमारी जो पाकिस्तान खोकर साहब, अगर आप इजाजत दें मैं आपके पास दोबारा तो एक ब्रेक लेंगे। बहुत अहम इशू डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो महफूज शहीद कैनाल का मंसूबा है उसके ऊपर बात हो रही है कि उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और जो इस वक्त डिस्कशन चल रही है, जो इख्तलाफात और तनकीद हो रही है, इन तमाम मामलात पर हम बात कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से एड्रेस किया जाए और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ब्रेक के बाद कुछ और अहम इशूज़ भी डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। मुजफ्फर साहब, ये जो एग्रीकल्चर एडवांसमेंट है या ये जो एग्रीकल्चर इकॉनमी है, इस पर आपने पहले भी इसका हवाला हमें दिया। अब ये जो खोकर साहब बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस पर डिस्कशन कर रहे हैं, हमने देखा इजराइल जैसा मुल्क जो है उसने इन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस किया है, ड्रिप इरिगेशन हो या और टेक्नोलॉजी का यूज़ हो फॉर एग्रीकल्चर। तो वो तो आप स्मॉल लैंड को या बिल्कुल बंजर ज़मीन को इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप लोगों ने भी रिसेंटली देखा होगा, सऊदीया के अंदर हमने देखा है कि अब उन्होंने मक्का की जो सराउंडिंग है वहाँ सारा ग्रीनरी हो गई है। मतलब वैसी रेगिस्तानों में जहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं था कि आप सोच सकते थे। सो अगर वो कर सकते हैं तो हमारे पास तो सराउंडिंग में बहुत फर्टाइल लैंड है, हमें तो अगर इस पीस को हम थोड़ा अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर जाते हैं तो हम फिर फर्दर भी इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। जरा इसके ऊपर भी अपनी राय दीजिएगा। देखिए, जो ये चोलिस्तान के लिए जो ये कनाल, महफूज शहीद कनाल बनाई जा रही है, इसका सबसे बड़ा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो ये है कि 1.2 मिलियन एकड़ जो रकबा है, जो इलाका है, इसको जदीद फार्मिंग पे कल्टीवेट करना, इसको जदीद सिस्टम के साथ लाइक सेंट्रल पिवट लगा के और इसके अलावा बाकी जितनी ड्रोन्स के साथ और इस तरह की कॉर्पोरेट फार्मिंग जिसको आप कह लेते हैं, मॉडर्न फार्मिंग जो पूरी दुनिया में हो रही है, ये उस हिसाब से इसको कल्टीवेशन करना है। और उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको सेंट्रल पिवट के साथ आपको कम से कम पानी की जरूरत होती है। जिस तरह अभी साथ मेरे भाई ने बताया, 80% या 80 नहीं तो आप 70% पानी ले लें, उसमें कम खपत होगी। तो इसका मतलब है कि आप वो जो पानी बेपनाह जाया होता है कि आपने फ्लड इरिगेशन की और पानी की जरूरत नहीं है, इसी तरह पेस्टिसाइड आपने फ्लड के साथ, पानी के साथ फेंक दी, वो इस तरह नहीं होगा। ये एक मॉडर्न किस्म की फार्मिंग होगी जिसमें कंट्रोल्ड पेस्टिसाइड जाएगा, कंट्रोल्ड वाटर जाएगा और दोनों की बचत होगी और प्रोड्यूस आपकी ज्यादा होगी। तो मैं ये समझता हूं कि आने वाले दिनों में जब आप ये 1.2 मिलियन एकड़ रकबे को आबाद कर लेंगे और मॉडर्न फार्मिंग पे करेंगे तो आपकी प्रोड्यूस वैसे भी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में कॉटन की यील्ड 30 से 35 मन ली जाती है, चाइना के अंदर यही यील्ड 60 से 70 मन ली जाती है। तो ये जो इस 1.2 मिलियन एकड़ रकबे को महफूज शहीद कैनाल से सैराब करने की बात हो रही है, इसमें सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि इसको हम मॉडर्न फार्मिंग के साथ करेंगे और ज्यादा से ज्यादा यील्ड लेंगे। आपने बात की इजराइल की, तो उनकी तो फार्मिंग ऑलरेडी बहुत मॉडर्न फार्मिंग करते हैं, वो ग्लोबली बहुत मॉडर्न फार्मिंग करते हैं। हम तो अभी इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं,
अगर हम सिर्फ चाइना को भी फॉलो अप कर लें और चाइनीज पार्टनर्स, इससे मुराद मेरी ये है कि छोटा मुल्क जो है टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होने की वजह से जो है वो ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि दीगर दुनिया के अंदर भी जो है वो कंट्री का साइज मैटर नहीं करता, ये कि उसने एडवांसमेंट इतनी कर ली है इसके अंदर कि वो दुनिया को भी टेक्नोलॉजी दे रहा है और खुद भी जो है वो छोटे से मुल्क को आबाद करके बैठ गया। जी बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे पास एक और सबसे बड़ा एज है कि चाइना हमारा नेबरिंग कंट्री है और चाइना हमारा दोस्त है, भाई है। चाइना इसमें हमारी बेपनाह मदद करने को तैयार है। वो हर तरह की, चाइनीज कितने पार्टनर्स इस वक्त चोलिस्तान में काम कर रहे हैं और वो आपको हर तरह की मशीन देने पे तैयार है। आपके साथ अभी हमारा एक डेलीगेशन चाइना गया है जो कि उनकी कॉर्पोरेट फार्मिंग को देखने, स्टडी करने गया और वो हर तरह की हेल्प कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस कैनाल के साथ आप बाकी पूरे मुल्क में तरगीब देंगे कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाएं, मिलियन एकड़ 2 मिलियन एकड़ की मुख्तलिफ जगहों पे पॉकेट्स बनाएं और उनको पानी प्रोवाइड करें और उधर कॉर्पोरेट फार्मिंग करें और अपनी अजनास की ज़रूरियात को, जो फूड का इशू है, जो पूरी दुनिया में इस वक्त फूड सिक्योरिटी है, आप उसको पूरे तरीके से भरपूर अंदाज से उस चैलेंज का सामना करें और अपने आप को दुनिया में इस मकाम पे लेके जाएं कि पाकिस्तान फूड के अंदर सेल्फ सफिशिएंट है और उसको अपनी फूड के लिए किसी इंपोर्ट की जरूरत नहीं है, बल्कि वो एक्सपोर्ट की कंडीशन में है। और कल को स्पेशली जिस तरह मैंने पहले कहा, कॉटन और प्रोडक्ट्स की वैल्यू एडिशन करके उसको एक्सपोर्ट करें। राइट जी प्लीज। खोकर साहब देखें, देखा पाकिस्तान हैज बीन थ्रू अ लॉट टेररिज्म और पाकिस्तान को बड़े चैलेंजेस रहे हैं, पाकिस्तान ने बड़ी प्रॉब्लम्स देखी हैं। दहशतगर्दी की वजह से भी हमने ये देखा कि अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हुई, इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने की वजह से रूरल साइड पे मसला बना। हमने देखा क्योंकि रूरल एरियाज़ में हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ उस तरह नहीं लगी, तो वो जो इकोनॉमिक माइग्रेशन है वो हमने देखी। टेररिज्म की वजह से भी ये मसला हुआ, लोग शिफ्ट होते गए और बड़े शहरों की तरफ चले गए रूरल एरियाज़ को छोड़कर। फिर हमने देखा इंडस्ट्री ना होने की वजह से रूरल एरियाज़ में इंडस्ट्री भी मोस्टली बड़े शहरों में लगी, तो भी इस वजह से भी माइग्रेशन देखी हमने। फिर उसी से सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं, फिर ज़ाहिर है लोग अपनी फैमिलीज़ को भी ले आते हैं, आबाद हो जाते हैं शहरों में, ओवरबर्डन्ड हो जाते हैं शहर भी। इस प्रोजेक्ट के ज़रिए ऐसे एरियाज़ के अंदर कॉर्पोरेट फार्मिंग करने से कितना फ़र्क पड़ेगा कि लोग अपने ही एरियाज़ के अंदर, रूरल एरियाज़ के अंदर ही जो है वो रहें भी, वहीं पर अर्निंग भी करें और वहीं पर जो है वो इंडस्ट्रीज़ और वहीं पर जो फर्दर फैसिलिटीज़ हैं पहुँचे, जो कि कदरे बेहतर एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होंगी, क्योंकि अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करें, ये कितना इंपॉर्टेंट होगा कि अर्बनाइजेशन जो है वो अनप्लान्ड किस्म की ना हो। देखिए जी, मैं इसे और तरीके से ज़रा बात करूंगा आपसे आज। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब के हकूक बराबर है, चाहे चुलिस्तान रहता है, सिंध रहता है, पंजाब रहता है, KPK बलूचिस्तान में। हमने आज तक चुलिस्तान के लोगों के लिए क्या किया? वो एक, उसे टोबा कहते हैं ना उस चश्मे को जहाँ से वो पानी पीते हैं, कुत्ता, घोड़ा, भैंस, गाय, हर चीज़ और इंसान भी वहीं से पानी पीते हैं। हमने उनके लिए क्या किया? आज अगर उनके लिए सड़कें बन रही हैं, उनका जो निज़ाम ज़िंदगी है वो बेहतर होने जा रहा है, वहाँ बिजली जा रही है, वहाँ पे अस्पताल बनने जा रहे हैं, वहाँ पे स्कूल बनने जा रहे हैं, वहाँ पे कारपेट रोड बन रहे हैं, तो हमें एतराज़ क्यों है उस पर? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या उनका हक नहीं बनता? क्या 70-78 सालों में हमने उन लोगों के लिए क्या किया? उनको जीने का हक दिया? उनके पास, उनको सांप डस जाए तो उनको तो कहीं से वैक्सीन भी नहीं मिलती, उनके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है वो शहर पहुँच सके, बल्कि उनको शहरी सहूलियात का पता ही नहीं था कि बिजली भी कोई होती है, फ्रूट भी कोई होता है, उनको तो पता ही नहीं था इन चीज़ों का। देखें ना, आज अगर उन तक हम जिंदगी को पहुंचा रहे हैं, मैं लफ्ज़ ये इस्तेमाल करूंगा, जिंदगी को उन तक पहुंचा रहे हैं कि उनके एक लिविंग स्टाइल बदल जाएगा, वो साफ पानी, उनको भी साफ पानी मुहैया होगा पीने के लिए, वहाँ पे भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेंगे, वहाँ पे सड़क बनेगी, बिजली जाएगी, तो हमें तो सुख का सांस लेना चाहिए कि आज हम वो काम कर रहे हैं कि जो एक महरूम तबका था हमारा, बहुत ज्यादा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि रोही प्यासी है, रोही की प्यास बुझाओ। अगर आज उस रोही की प्यास बुझाई जाए, जिसपे बहुत सारे गीत पे बने कि रोही प्यासी है, रोही की प्यास बुझाई जा रही है, फिर वहां से जो भी गल्ला उगेगा, कपास आएगी, जो भी बाकी फसलें आएंगी, वो पूरे पाकिस्तान में जानी है। आप कपास में बहुत पीछे चले गए हैं। कपास के लिए वो दुनिया का बेहतरीन एरिया चुलिस्तान, दुनिया का बेस्ट एरिया जी। वहां से आप ऑर्गेनिक कपास ले सकते हैं, गंदम वहां उगा सकते हैं, आप तेलदार अजनास वहां पे उगा सकते हैं, वहां से आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल ले सकते हैं, ऑर्गेनिक कॉटन ले सकते हैं।
इससे बड़ी बात तो पाकिस्तान के लिए कोई नहीं हो सकती। अच्छा खोकर साहब, आप मुझे जरा ये बताइएगा कि अगर कालाबाग डैम की तरह इस प्रोजेक्ट को भी कंट्रोवर्शियल किया जाता है या डिस्प्यूट इसके अंदर रहते हैं, तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हमें क्या देखने होंगे? ये होगा कि 2 साल पहले 3-3 किलोमीटर की आटे की लाइनें लगी थी और 24 खवातीन शहीद हुई थी। तो फिर मैं ये लाइनें 10-10, 20-20 किलोमीटर देख रहा हूँ। फिर ये है कि फूड सिक्योरिटी के लिए आप दुनिया की मिन्नतें करेंगे, दुनिया से ज़र मुबादला अपना खर्च करके दुनिया से बाहर से हर चीज़ बाहर लेंगे। ऑलरेडी हम $12 बिलियन की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। ऑलरेडी हम जितनी आबादी में इजाफा कर रहे हैं कि एक दूसरे मुल्क जितने, न्यूजीलैंड या सिंगापुर जितना अपने हर साल आबादी में 50 से 60 लाख ऐड कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा कि ये जो हमारा बचपन का हम सुनते हैं, जिदे घर दाने होते कमले भी सियाने, यानी फिर हम गंदम में खुद कफील नहीं होंगे, हम कपास में खुद कफील नहीं होंगे, हम तेलदार अजनास में खुद कफील नहीं हो सकेंगे, हम दालों में खुद कफील नहीं हो सकेंगे। हमें हर चीज बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हमें इस वक्त चाहिए होश के नाखन लें। ये प्रोजेक्ट पूरे पाकिस्तान के लिए, पंजाब के लिए नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, इंपोर्ट भी अब इतना आसान नहीं है ना। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास रिजर्व्स ही नहीं है उतने कि आप जो है फॉरेन रिजर्व्स नहीं है कि आप इंपोर्ट भी बार बार कर सकें। आपको अपनी इकोनॉमी को बड़ा देख के संभल के चलाना होता है। एक ब्रेक लेंगे, बहुत अहम इशू डिस्कस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो महफूज शहीद कैनाल का मंसूबा है उसके ऊपर बात हो रही है कि उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और जो इस वक्त डिस्कशन चल रही है, जो इख्तलाफात और तनकीद हो रही है, इन तमाम मामलात पर हम बात कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से एड्रेस किया जाए और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ब्रेक के बाद कुछ और अहम इश्यूज भी डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। मुजफ्फर साहब, व्हाट इज़ योर टेक ऑन इफ़ दीज प्रोजेक्ट्स बिकम कंट्रोवर्शियल या कोई डिस्प्यूट इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं? ज़ाहिर है वो एक पॉलिटिकल मसला, मैंने कोशिश किया कि पॉलिटिकल मसले को डिस्कस ना करूं, मैंने सिर्फ इस प्रोजेक्ट को समझने की ये कोशिश की है कि इसके नुकसान या फ़ायदे क्या हो सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल प्रॉब्लम पॉलिटिकल तरीके से रिजॉल्व होना चाहिए, डायलॉग के ज़रिए। जो कंसर्न है प्रोविंसेस के उसको बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस करना चाहिए और ऑन बोर्ड लेके करना चाहिए, क्योंकि दीगर मामलात पे भी तो यहाँ पर इत्तेहाद बनते रहते हैं, चीज़ें होती रहती हैं। एक तो ये मेरा मानना ये है। लेकिन ये बताइएगा कि होगा क्या अगर ये प्रोजेक्ट, इस तरह के प्रोजेक्ट कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे, तो उसकी फिर प्राइस क्या पे करनी है, उस कंट्रोवर्सी का रिजल्ट क्या निकलना है? व्हाट इज योर टेक ऑन? देखें, डोगर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, और वो बात ये की कि रूही प्यासी है। आपने चोलिस्तान के लोगों को 70-75 साल के बाद एक रोशनी की किरण दिखाई, एक थोड़ी सी रोशनी दिखाई, और उनको एक उम्मीद दिलाई कि भाई हमें भी आपका ख्याल आ गया है और अब चोलिस्तान भी डेवलप होगा और आपको यहाँ पे इस इलाके में भी जिंदगी आएगी। अब आपने उनकी जिंदगी वापस दोबारा से छीन लेनी है, और उनकी जिंदगी छीनना सिर्फ उनकी जिंदगी छीनने की हद तक महदूद नहीं है। इसका मतलब है कि आपने जो ये ख्वाब देख लिया है कि आप फूड की ज़रूरियात पे, फूड की किल्लत पे कमी काबू पा लेंगे और कल को आप पाकिस्तान अपने ज़राअत में और अपनी ज़रई अजनास में खुद कफील हो जाएगा, तो वो जो आपका ख्वाब है वो बिल्कुल टूट जाएगा। और इस तरह के और भी प्रोजेक्ट फ्यूचर में ना कहीं आएंगे और ना कहीं डिस्कशन होंगे। और वो लोग जो आपने कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए, बहुत सारे लोग जो इस वक्त तैयार हैं कि वो चोलिस्तान में 1.2 मिलियन एकड़ रकबे को आबाद करते हैं और वहाँ के लोगों की तकदीर बदले, और कल को आप और हम 10-10 किलोमीटर के लिए आटे की लाइनें ना देखें, वो सब लोग मायूस हो जाएंगे। राइट। हम ये खुदा न खास्ता आटे की लाइनें भी देखेंगे और वो कॉर्पोरेट फार्मिंग और वो चोलिस्तान वाले, ये सब ख्वाब टूट जाएंगे। तो ये आप आगे इसके बाद खुद समझदार हैं कि हमें क्या करना चाहिए। इन चीजों को हमें कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए, ये देखना चाहिए, राइट, ये देखना चाहिए कि किसका फायदा, बुनियादी तौर पे मुल्क का फायदा। मुजफ्फर हयात साहब, थैंक यू सो मच। खालिद खोकर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप दोनों हजरात ने की वाटर स्कार्सिटी बहुत बड़ा मसला है, पानी की किल्लत दुनिया में अब हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया के अंदर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। पाकिस्तान भी पानी के मसले से दो चार है, और अनटाइमली रेन कभी होना कभी नहीं होना, ये भी एक प्रॉब्लम है। इसी तरीके से अब दुनिया एडवांसमेंट की तरफ जा रही है, हर काम के अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो टेक ओवर कर रही है, और जो जहाँ पर ज़्यादा वसाइल लगते थे, जहाँ पर ज़्यादा
लोगों को इस्तेमाल किया जाता था या पैसा ज़्यादा लगता था, वहाँ पर अब स्मार्ट सॉल्यूशंस आ रहे हैं। सो अगर इस किस्म के प्रोजेक्ट्स जो कि एडवांसमेंट की बेस पर कॉर्पोरेट फार्मिंग अगर होती है या जिससे टेक्नोलॉजी कोई इंसानों की ज़िंदगी में आसानी ला सकती है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, जो इश्यूज़ हैं उनको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए, रिजर्वेशन ज़रूर एड्रेस करनी चाहिए। जो इस वक्त चल रहा है उस मसले को डायलॉग डिबेट के ज़रिए हल करना चाहिए, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ या विंडोज़ को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया अब एडवांसमेंट पर बिलीव कर रही है। वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि 4 लोगों 6 लोगों या 10 लोगों को एक जगह काम करना हो, वहाँ पर 2 लोग हों, कम लोगों से ज़्यादा काम जो है वो लिया जा सके। तो इसी तरह की चीज़ हमें दिखाई दे रही है। तो अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से कहीं खुशहाली आती है जहाँ बंजर हैं इलाके ज़मीनें, या पाकिस्तान का फूड शॉर्टेज का भी मसला है, जिस तरह हमने आज के प्रोग्राम में बात की, पूरी दुनिया के अंदर अब फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। तो पाकिस्तान इस फूड बास्केट को अपनी कैसे कवर करता है, कैसे जो है वो आने वाले चैलेंजेस से निपटता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 24 करोड़ का ये मुल्क है, इसको खाना भी खिलाना है, इसको पानी भी देना है और इसके इंतजामात भी करने हैं। सिर्फ बातचीत से मसाइल हल नहीं होंगे, बेहतर तरीके से जो है बेहतर हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ना होगा जदीद दुनिया के साथ। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।